द्वारा वो इस सिस्टम से एसोसिएट हुए होंगे और उनको इस बात की क्रेडिट जाती है कि उनकी वजह से आज हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारी एजुकेशन आ रही हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने लेट गो के बाद अपने सक्सेस बाय चॉइस के डे 5 के मिड सेशन में हैं और आज फिर से आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ जिसके बारे में आज हम समझेंगे और अपनी उन समझ के साथ कल जैसे मैंने आपको कहा था कि काफ़ी सारी पॉइंट जो सक्सेस बाय चॉइस में जिसके ऊपर पूरी की पूरी सेशन हुई हैं, अगर आपने उस पॉइंट को सच में नोट डाउन किया, आपने उसको सच में आत्मसात किया, तो आप इन सक्सेस बाय चॉइस की वजह से ना केवल अपनी जीवन बदल सकते हैं बल्कि अपनी पूरी की पूरी जनरेशन को बदलने की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। चलिए हम आपको सीधा लेके चलते हैं आज के सेशन के उस टॉपिक के ऊपर जहाँ से हमने कल बहुत कुछ सीखा और आज हमें और एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कल हम लोगों ने क्या सीखा था? सरेंडर, कंट्रोल एंड यू फ्री द यूनिवर्स टू ब्रिंग वट एवर यू वांट। क्या करना आपको? जो चीज़ों को आपने पकड़ के रखा है ना, उसको पकड़ना नहीं है, दरअसल उसको छोड़ देना। किन चीज़ों को? समस्याओं को, चिंताओं को, जिसके लिए आप वरी हैं वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जो आपने कंट्रोल करके रखा हुआ उसको आपको सरेंडर करना है एंड फ्री द यूनिवर्स। यूनिवर्स को क्या करना? फ्री करना है। टू ब्रिंग, किस चीज के लिए? उन चीजों को लाने के लिए। वो कौन सी चीज? जो आपको चाहिए। तो ये जो मैजिक है ना, देखो, केवल जैसे ही आप माइंड की थ्योरी बदलते हैं आपके लिए थिंग बदलने शुरू हो जाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम फिर से सीखेंगे एक बहुत शानदार चीज। कहते हैं व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड आर क्लियर। अब दो चीजें यहाँ पे हैं। कहते हैं व्हेन यू, जब आपको, मतलब जब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और आप क्लियर हो, सो यू विल बी ड्रॉ टू द थिंग यू वांट। जब आप क्लियर है ना, तभी आप उन चीजों को ड्रॉ करेंगे जो आपको चाहिए। एंड द रेस्ट ऑफ इवेंट, बाकी उसके बाद की जितनी भी एक्शन है, विल पुल इट, वो पुल करेंगी टू यू, आप तक पहुंचने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे बहुत कंट्राडिक्शन क्या होती है। कहते हैं व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, कि जब आपको पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए, एंड क्लियर। क्लियर, एक तो पता चल जाए और दूसरा आप क्लियर हो जाओ कि आपको वही चाहिए। सो व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड क्लियर, कि आपको वही चाहिए। अब इसे हमें ना समझना है। आपको पता है बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी मैं, इससे पहले आप सबसे एक सवाल पूछ लूं कि आप मुझे बताएं कि एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? चलो फटाफट टाइप करना शुरू करते हैं। एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था? तो चलिए आप आंसर यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं आपके आंसर्स को यहाँ पे पढ़ूंगा और देखते हैं आप फटाफट कैसे आंसर्स। तो अभी रविकांत जी ने टाइप किया राइट ब्रदर्स और राइट ब्रदर्स और राइट ब्रदर्स और राइट ब्रदर्स और राइट ब्रदर्स। ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट हमें क्या समझना है? व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड क्लियर, तो एक तो पहले आपको पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए और दूसरा क्लियर हो जाओ कि आपको वही चाहिए। अब ये किन चीजों के बारे में हो सकता है? आप इसको ऐसे सोचिए कि हम में से बहुत से लोग जो इस वक्त अपने इन एजुकेशनल सेशन के अंदर हैं, उनको पता है कि उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए। बट क्या आप क्लियर हो कि आपको 1 लाख रुपए ही चाहिए? अब देखो, अगर हो और नहीं हो, इससे फर्क क्या पड़ेगा ये आप समझ जाएंगे। तो एक तो आपको पता है कि आपको घर चाहिए, लेकिन क्या क्लियर है कि आपको ऐसा ही घर चाहिए? आपको पता है आपको कार चाहिए, लेकिन आप क्लियर हो कि आपको यही कार चाहिए? अच्छा, आपको पता है कि आपको 6 नेटवर्क चाहिए, लेकिन क्लियर हो कि आपको 6 नेटवर्क चाहिए? अब आप सोचिए ना, एक इंसान कहता है यस सर आई एम क्लियर। चलो वो भी मैं पूछ लेता हूं, आप क्या क्लियर हो कि आपको 6 नेटवर्क चाहिए? चलो टाइप कर दो जी फटाफट सारे लोग। और चूंकि टाइप करो
क्योंकि आप जब इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और जब आपको देखो, रवि रवि जी ने फिर से टाइप किया यस, प्रीति मैम ने टाइप किया यस, तो अभी हम सब लोग टाइप कर रहे हैं यस यस। नीता जी थैंक यू सो मच, सुलेखा मैम थैंक यू सो मच, लक्ष्मी मैम थैंक यू सो मच, सब थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। अब आप देखिए कितने छोटे फर्क हैं और इन फर्क को किस तरीके से आपको समझना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड क्लियर, तो ज्यादातर लोगों को ये पता तो होता है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो क्लियर नहीं होते कि उसे वही चाहिए। बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी एक शख्स थे जिनका नाम था सैमुअल पी लिंगले। माय डियर फ्रेंड्स, सैमुअल पी लिंगले, ध्यान से सुनना, दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स थे जिस पे अमेरिका के साइंस जगत को इस बात का भरोसा था कि ये पहला इंसान इस पृथ्वी पे बनेगा जो चीजों को हवा में लेके जाएगा और दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। सैमुअल पी लिंगले एक साइंटिस्ट थे और उसके पास दुनिया भर के वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपोर्ट की टीम थी। गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सैमुअल पी लिंगले को लगभग $50,000 उस टाइम पे, यानी बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब सोच के देखो, सॉरी 18th सेंचुरी की बात है, बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, तो सैमुअल पी लिंगले को $50,000 गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने फंडिंग किया, जिसकी आज के डेट में अगर वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इन 100 अरब, नॉट इन करोड़, सैकड़ों अरब के बराबर आज की वैल्यू होती है। सो उन्होंने उसको फंडिंग करी, किस लिए? क्योंकि पहला वो शख्स बनेगा इस पृथ्वी पे जो चीजों को हवा में लेके जाएगा और पूरी दुनिया एक नई क्रांति को एंजॉय करेंगी। जहां पे सैमुअल पी लिंगले के पास इतनी नॉलेज थी, उसके पास एक्सपोर्ट की टीम थी और उसने पूरी लाइफ साइंस में खुद को डिवोट किया था। उसी कंट्री के अंदर कोने में बैठा था दो भाई जिसका नाम था राइट ब्रदर्स। और आप सबको पता है कि राइट ब्रदर्स ने माइंड के अंदर एक इमेज लिया कि वो इन चीजों को, जिसे हम आज एयरक्राफ्ट कहते हैं, ये उसको डिस्कवर करेगा चीजों को हवा में उड़ने के लिए। और आप सबको पता है रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि जिसके पास बहुत नॉलेज थी, जिनके पास आज के हिसाब से अरबों अरबों रुपए की फंडिंग थी, उसके जगह पे उस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया राइट ब्रदर्स ने। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि आज आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि शायद एयरक्राफ्ट को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले जिन शख्स का नाम था वो राइट ब्रदर्स नहीं थे, वो थे सैमुअल पी लिंगले। लेकिन उसको ढूंढा राइट ब्रदर्स ने, उस टेक्नोलॉजी को फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली लॉन्च किया राइट ब्रदर्स ने, और पूरी दुनिया सरप्राइज्ड हो गई। आज जब भी एयरक्राफ्ट की डिस्कवरी की बात की जाती कि हवाई जहाज को किसने बनाया, तो पूरे शख्स के जुबान पे आता, और अब नहीं, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक आता रहेगा राइट ब्रदर्स। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हुआ उन अरबों रुपए का? क्या हुआ उस नॉलेज का? सो माय डियर फ्रेंड्स, अब यहां पे ध्यान से समझना, व्हेन यू नो व्हाट यू वांट, ये दोनों को पता था, राइट ब्रदर्स को भी पता था, लिंगले को भी पता था। लेकिन राइट ब्रदर जानते भी थे और वो क्लियर भी थे। लिंगले जानते तो थे लेकिन वो क्लियर नहीं थे। दैट इज द रीजन कि राइट ब्रदर्स वो डिस्कवरी कर गए और अनंत समय तक पृथ्वी पे इतिहास बना गए। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे इससे हमारा क्या मतलब है? इससे आपका मतलब ये है कि जब आपको पता है कि आपको 1 लाख रुपए की चेक चाहिए, क्या आप क्लियर हो वो 1 लाख रुपए की चेक 6 नेटवर्क से मिलेगी? आप कहते हैं हाँ। क्लियर होने का मतलब हाँ नहीं है। क्लियर होने का मतलब व्हेन यू नो, आप जानते हैं। क्लियर होने का मतलब है आपके पास 6 नेटवर्क है। और अगर आपके पास 6 नेटवर्क नहीं है तो हमारी जिंदगी में चाहे हम अपनी कितने पैसे खर्च लें या फिर कितनी नॉलेज ले लें, केवल इस क्लैरिटी के बिना
हमारी और सक्सेसफुल लोगों के बीच की जो जिंदगी की डिफरेंसेस होगी वो वही अंतर होगा जो लिंगले और राइट ब्रदर्स के बीच के अंतर थे। माय डियर फ्रेंड्स, आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सुना है? बताओ बताओ, सर हिला के बताओ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये केवल वो जानते होंगे जो आज मेडिकल की दुनिया में है। पता है आपको, कोई भी आज जब नर्सिंग की शपथ लेता है ना, तो उसके शपथ ओथ में एक नाम आता है, वह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनका जन्म ब्रिटेन के अंदर हुआ था। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक बहुत समृद्ध परिवार से थी, आज पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है हॉस्पिटल के अंदर, और वो कॉन्सेप्ट है नर्स। आपको पता है, नर्सिंग को डिस्कवर करने वाली वो लेडी हैं जो फ्लोरेंस शहर में रहती थी, और इसकी वजह से उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल पड़ा। जब उनके ऊपर काफी सारे रिसर्च हुए तो पता चला कि वो बहुत इनसाइड क्लियर थे। उन्होंने अपनी पूरी जीवन हॉस्पिटल्स की सर्विसेज में दिया, और दुनिया को उसने दिखाया कि हॉस्पिटल के अंदर नर्स की जो वैल्यूज है वो किसी भी इंसान के सही होने के लिए कितनी है। तो जब आप उसको पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इतनी समृद्धि के बाद भी वो सेवा कर रही थी, क्योंकि वो इनसाइड द ब्रेन क्लियर थी। उनको पता भी था उनको क्या करना है, और वो इनसाइड क्लियर थी। माय डियर फ्रेंड्स, आज जब आप आजादी की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि महात्मा गांधी, व्हेन यू नो, उनको पता था देश आजाद करना, और वो क्लियर भी थे कि उनको यही करना है। जब वो क्लियर नहीं थे ना, तब वो क्या कर रहे थे? तब वो बैरिस्ट्री कर रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर। जब वो क्लियर हुए तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने वो किया जो उनको करना था। मैंने अपने जीवन के तजुर्बा में इन चीजों को देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनको बहुत से लोग वो क्रॉस कर जाते जो केवल बहुत क्लियर होते हैं। मैंने देखा बहुत से लोग जिनके पास बहुत पोटेंशियल होती है, केवल उनको वो लोग क्रॉस कर जाते हैं जो बहुत क्लियर होते हैं। मैंने देखा बहुत से लोगों के पास बहुत एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, बट वो क्लियर नहीं है। आप अगर खुद के अंदर एनालाइज करके देखो, इस वक्त आप जहां पे हो, जिस रूप में हो, जिस जगह पे हो, जिस पोजीशंस पे हो, आप एनालाइज करके देखिए कि जो इंसान आपसे कई कदम आगे है उसमें और आप में क्या अंतर है। आपको पता चलेगा। आप भी जानते हो, वो भी जानता है। आप भी जानते हो, वो भी जानता है। आप भी जानते हो, वो भी जानता है। आप जानते हो और वो क्लियर है। आप जानते हैं ओम प्रकाश जी, जानने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्लियर हो जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो सक्सेस बाय चॉइस के अंतिम पड़ाव में ना, हम बहुत सारी खतरनाक चीजों को यहां पे समझने वाले हैं। जैसे कल आपने लेट गो को बहुत ही डीप रियलिटी के साथ समझ पाए कि एक्चुअली लेट गो क्या होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू नो व्हाट यू वांट एंड आर क्लियर, अब ये ना मैं समझता हूं कि आपकी डायरी में जब आप सक्सेस बाय चॉइस की नोट्स बनाएंगे ना, तो उसमें एकदम मोटे अक्षरों से VVI पॉइंट करके लिखना है आपको। कहते हैं जब आप क्लियर हैं, यू विल ड्रॉ द थिंग, आप तब उन चीजों को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे जो आपको चाहिए। और फिर जो इवेंट है ना, दैट विल पुल टू, वो इवेंट आपको पुल करेगी उन चीजों को पाने के लिए जो आपको चाहिए। अब माय डियर फ्रेंड्स, वह एक इंसान इस वक्त अंदर से ठान लिया, अंदर से, कि मैं 2025 में क्लियर हूं कि अपने 1 लाख रुपए की चेक के लिए अपनी 20 सुदृढ़ लीडरशिप, जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ओरिएंटेड वे में वर्क करे, मैं उसका क्रिएशन करूंगा ही करूंगा। द रेस्ट ऑफ द इवेंट, रेस्ट ऑफ द इवेंट क्या है? ये TTT, ये सक्सेस बाय चॉइस, वो MMI, वो ट्रेनिंग्स आपको वो सब करने में मदद करेंगी जो आपको चाहिए। मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या आपने फील किया कि आपके नेटवर्क के कुछ लीडरशिप केवल इसलिए बहुत ट्रेन हो पाए क्योंकि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अलाइन थे? क्या आपने फील किया?
इफ योर आंसर इज यस, टाइप यस, आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपका आंसर हाँ है, आप टाइप कर सकते हो हाँ। अब आप सोच के देखिए, अगर आपने फील किया, थैंक यू मैम, अगर आप सबने फील किया, तो मेरा एक दूसरा सवाल कि जब आपके कुछ लोग यहां पे बहुत ही सिस्टम से डेवलप हुए, तो वो 20 क्यों नहीं थे? वो 2 क्यों हुए? वो 3 क्यों हुए? वो 1 क्यों हुए? क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी नोइंग और क्लैरिटी के बीच की जो डिफरेंसेस है, केवल वो इनसाइड द ब्रेन की जो डिफरेंसेस है, केवल नोइंग क्या है, मुझे 6 फ्रंटलाइन चाहिए, क्लैरिटी क्या है कि वो 6 फ्रंटलाइन पे ही काम करेंगे। अब देखिए, ये इनसाइड केबल क्लियर नहीं होने से ये इवेंट आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसी इवेंट से पूछें, केवल आप क्लियर होते, क्या पिछले 4 सीजन में आपने 15-20 लीडर्स अपने लिए क्रिएट किया होता या नहीं होता? आप पूछिए, केवल अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं क्लियर होता या मैं क्लियर होती, तो मैं अपने पिछले 4 सीजन में, जो अब से लेके 2024 के पूरे ईयर एंड तक चला था, उसमें मैं अपने 20 बैलेंस लोगों को क्लियर कर पाता, उनको बना पाता, नहीं बना पाता? दूसरा, फिर अपने आप से पूछिए, अगर आज मैं क्लियर हूं, क्या 2025 मेरे लिए इन चीजों को बनाना पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है? इवेंट क्या है? आज जो आपके साथ सक्सेस बाय चॉइस चल रही है, ये इवेंट है। लेकिन ये इवेंट आपकी एक लीडरशिप क्रिएट करेंगी, आपकी 20 लीडरशिप क्रिएट करेंगी, ये निर्भर आपके जानने पे नहीं, ये निर्भर आपकी क्लैरिटी पे पड़ता है। अगर आप क्लियर होंगे तो बैलेंस करेंगे, नहीं होंगे तो बस वही करेंगे जो बहुत आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, कल भी हमने सीखा था कि हम वरी होते हैं। वरी मतलब हम चिंतित हैं इसके लिए कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है। सक्सेस बाय चॉइस कहती है कि तुम वरी हो, ये सुप्रीम लॉर्ड पे छोड़ो, तुम चिंतित हो जाओ, तैयारी तुम्हारी कैसी है उसके लिए। तुम्हारा काम वरी होना नहीं रिजल्ट के लिए, तुम्हारा काम तैयारी है। तुम तैयारी के लिए तैयार नहीं हो, चिंता करते हो वो हमें कैसे मिलेगा जो हमें चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो समझता हूं कि एक छोटी सी बात भी ना हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्कवर कर सकती, चेंज कर सकती। सो कहते द एनर्जी यू गिव, जो ऊर्जा आप देंगे, गिव आउट, ब्रिंग द रिजल्ट यू गेट, वही चीज आपको वापस मिलेगी। मतलब जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा। So once you change the way you are inside, the outer world will change. So the energy you give out brings the result you get. अब कहां चेंज होना आपको? इनसाइड में। जो ऊर्जा आप अंदर देंगे, बाहर आपको बिल्कुल वही मिलेगा। पुराने समय की एक घटना हुई कि एक बार एक राजा जब अपने पद से उनको बाहर निकलना था और नए राजा की नियुक्ति होनी थी, तो उस राजा के ना 2 प्रिय उनके राज्य में हुआ करते थे, जो दोनों ही मिस्त्री का काम करते थे। मिस्त्री समझते हो आप, जो घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो उन्होंने राजा के लिए काफी सारे महल बनाए थे और 2 बहुत ही खास थे। अब जिस समय राजा को अपने पद से निकलना था, उस टाइम पे वो दोनों मिस्त्री की उम्र भी इतनी हो गई थी, उन्हें भी राजा के साथ ही विदा लेना था। मतलब उस टाइम पे वो भी, राजा भी अब नए आ जाते, वो भी नया आ जाता, मतलब वो मिस्त्री भी रिटायरमेंट ले लेता। तो वो दोनों जो मिस्त्री थे, उन्होंने कहा कि राजा, मैं चाहता हूं कि आपके रहते ही आपके हाथों से हमारी विदागरी हो। मैंने पूरी जीवन आपके चरणों में सेवा करी है, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि आपके जाने से पहले मैं आपके हाथों से मुझे आशीर्वाद मिले। तो राजा ने कहा कि अभी तो हमारे कुछ महीने हैं, लेकिन तुम्हारा तो कल ही ऑलरेडी तुम्हारा समय पूरा हो रहा है। मैं तो अभी कुछ महीने बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा, तुम तो कल ही जा रहे हो, क्या तुम मेरे लिए और एक काम कर सकते हो? 2। अब उस 2 में एक ने सोचा, मैंने पूरी जिंदगी राजा की सेवा करी और
अगर मैं राजा के लिए, कोई भी राजा ने अंतिम काम दिया और सबसे बेहतर तरीके से किया, तो थैंक यू, राजा भी जीवन भर इसे याद रखेंगे और मैं भी जीवन भर इसे संजो के रखूंगा। लेकिन वहीं पे एक दूसरे ने सोचा कि पूरी जिंदगी मैंने राजा को दिया, अब जब मुझे रिटायर होने का वक्त है तब फिर से और एक काम, कैसा राजा है ये, अब तो ये मेरे आराम करने का समय है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, राजा, अब राजा की जो हुकूमत है उसको कौन टाल सके। तो दोनों ने कहा जी जहांपना बताए। तो राजा ने उसे एक एक घर बनाने के लिए कहा। दोनों को राजा ने कहा कि आप एक एक घर का निर्माण करें। तो एक जिसने बड़ी खुशी से कि जीवन में जितने अनुभव मैंने कमाए हैं सब मैं लगा दूं इसी पे, और दूसरा जैसे तैसे उसको अपनी रिटायरमेंट के पहले घर कंप्लीट करनी थी, उसने भी उस घर को बनाना शुरू किया, बट जैसे तैसे। अब दोनों घर बन के तैयार हो गए और कुछ महीने के अंदर दोनों ही बिल्डिंग की चाबी राजा को सौंपनी थी। सो दोनों राजा के पास पहुंचे। जहांपना, आपके कहे अनुसार मैंने आपका कर्तव्य से, अपनी पूरे कर्तव्य से काम करी, मैं अब चाहता हूं कि आप हमें विदा करें। तो राजा ने कहा कि तुमने पूरी जीवन मेरी सेवा करी, लेकिन कुछ चंद पैसे के अलावा मैं तुम्हें कुछ न दे सका, लेकिन तुम दोनों मेरे बहुत ही प्रिय हो, इसीलिए जिस अंतिम घर का निर्माण तुमने किया है इसकी चाबी भी मैं तुम्हें दोनों को सौंपता हूं, यह घर तुम्हारा ही है। इतना सुनते ही ना एक खुशी से उछल पड़ा और एक बेहोश होकर गिर पड़ा। एक खुशी से उछल पड़ा, एक बेहोश होकर गिर पड़ा। खुशी से उछल क्यों पड़ा? क्योंकि समस्त जीवन की पूरी अनुभव उस घर की खूबसूरती और नक्काशी में लगा दिया उसने। और एक बेहोश होकर क्यों गिर पड़ा? क्योंकि अनुभव तो सारे थे, लेकिन जैसे तैसे उसने किसी तरह से उसको कंप्लीट कर दिया था और सोच रहा था काश 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 अगर मैंने सारे एक्सपीरियंस लगाए होते। आपको पता है उस दूसरे जो मिस्त्री थे ना, जब उसकी मौत हो रही थी तो उसने कहा कि अगर पूरे जीवन में मैं अपने किसी चीजों के लिए सबसे ज्यादा पश्चाताप कर रहा हूं तो अपनी उन सोच के लिए जो मैंने मेरे को खुद को दिया, खुद को। लेकिन एक दूसरे कह रहे थे कि पूरे जीवन में मैं सबसे ज्यादा खुशनसीब अपने आप को मानता हूं कि जब राजा ने मुझे आदेश दिया तो मैंने अपनी उन सोच को इकट्ठा किया कि अपनी पूरी जीवन की अनुभव से सबसे शानदार नक्काशी करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानियां हम सबके जीवन की है। एक दिन इस दुनिया से हम सबको विदा होना है, मैं आपको सच कह रहा हूं। लेकिन जो क्लियर है, अगर वो अपनी जीवन से विदा होंगे ना तो वो पहले वाले शख्स की सोच के साथ जाएंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप जानते तो हैं, लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो हमारा हाल भी उस दूसरी मिस्त्री की तरह होने वाला है। डिसाइड आपको करना है कि आप पहले वाले की तरह बनना चाहते हैं या दूसरे वाले की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके जीवन का निर्माण करने के आदेश जिस राजा ने आपको दिया है ना, वो स्वयं सुप्रीम लॉर्ड है। और वो सुप्रीम लॉर्ड वो हर उस पल की निगरानी कर रहा है कि आप अपने ही जीवन का निर्माण अपने ज्ञान मतलब आपके पास, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको लोगों से बात करनी नहीं आती, करते क्यों नहीं हो? आपको फ्रंटलाइन बनाने नहीं आते, बनाते क्यों नहीं हो? हम आज भी एक दो नेटवर्क पे क्यों खुद को पनिश कर रहे हैं? क्या हम दूसरे उस मिस्त्री की तरह जीवन को किसी तरह से काट रहे हैं? क्या हम किसी तरह से काम को पूरा करना चाहते हैं? आज सक्सेस बाय चॉइस की सेकंड लास्ट ट्रेनिंग है और आज की इस क्लासेस में ये हमें बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मेरे सैकड़ों लीडरों, आप बहुत ध्यान से सुनना कि आपको आज संकल्प लेना है कि मुझे मेरा जीवन
वो पहले वाले मिस्त्री की तरह गुजारनी है या दूसरे वाले मिस्त्री की तरह गुजारनी है, क्योंकि आपका जो राजा है ना, उसने आपको आदेश दे चुके हैं। आपको अपने जीवन से निर्माण क्या करना है, आपने खुद को कैसा सेंस दिया है, बस उस पे निर्भर करता है। यही इतने बड़े अंतर तो सैमुअल पी लिंगले और राइट ब्रदर्स के जीवन में हो गए। आप इसी वक्त संकल्प लेंगे और उसी सुप्रीम लॉर्ड को याद करते हुए संकल्प से टाइप कर डालेंगे कि आपको पहले वाले की तरह जीवन बनानी है या दूसरे वाले की तरह जीवन बनानी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरी सक्सेस बाय चॉइस की कंटेंट आपको मिस्त्री बनाया है। एक ऐसा मिस्त्री जिससे आप अपने जीवन के महल का निर्माण, अपने जीवन की सारी खूबसूरत नक्काशियों को कर सकते हो, लेकिन आप पे निर्भर करता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। आप पे निर्भर करता है कि आप महल खूबसूरत नक्काशी के साथ बनाना चाहते हैं या फिर ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे कि आप पूरी जिंदगी आपको खुद पछताना पड़े। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? होप सो। आपको पता है मैं बात करता ही ऐसे हूं कि ताकि वो बात आपको ना केवल समझ में आए बल्कि आप उसको अच्छे तरीके से जीवन पे इंप्लीमेंट करने की ठान लो। सो द एनर्जी यू गिव आउट, अब देखो, अब पढ़ो, समझ में आएगा। जो ऊर्जा आप अंदर से बाहर देते हैं, ब्रिंग द रिजल्ट, वही रिजल्ट आपको मिलती है। सो वंस यू चेंज द वे यू आर इनसाइड, जब आप अपने अंदर जो हो ना, जब उस रास्ते को चेंज करोगे, द आउटर वर्ल्ड विल चेंज, वो बाहर की दुनिया चेंज हो जाएगी। सो चेंज योर इनर एनर्जी एंड यू विल चेंज योर रिजल्ट। It's all about the power of setting an intention and letting go of it. It's all about the power of intention. बस आपके एक गोल और एक इंटेंशन की ये पावर है। अगर आपने उसको सेट किया, आपने माइंड को सेट किया, इंटेंशन, इरादे क्रिएट किए, आप जाने और आप क्लियर हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कई चीजों में, मुझे मेरे घर के आसपास के लोग कहते हैं इसे किसी चीज से मतलब नहीं है। जैसे मैं किसी फंक्शन को खास करके अटेंड नहीं करता, मैं किसी ऐसे इवेंट पे नहीं जाता। अब अभी माय डियर फ्रेंड्स कई ऐसी चीजें, लेकिन क्यों नहीं जाता? क्योंकि मेरी इनसाइड मुझे जहां गाइड करती हैं, मेरी इनसाइड जहां से मुझे एक्शन करवाती, बस मैं उसको करता हूं और बाकी मैं किसी चीज को नहीं करता। सो मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और मैं क्लियर हूं कि मुझे यही चाहिए। सो जब आप अपने अंदर इतनी ही क्लियरिटी लेके आएंगे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, फिर सक्सेस बाय चॉइस आपको और एक चीज सिखाती है। कहती है इफ समथिंग हैपन दैट यू फील इज बैड, अगर कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे कि आप बैड फील कर रहे हो, रिमेंबर दैट, याद करना, इट हैपेंड टू मूव यू फॉरवर्ड। अब ये चीज ना बहुत कम लोगों को समझ में आएंगी जी। कहते हैं आपने उस इंटेंशन के लिए जब अपने कदम आगे बढ़ा चुके और कुछ ऐसी चीजें घट रही है जो आपको बुरा लग रहा है, तो यूनिवर्स की लॉ कहती बुरा मत पाना, बुरा मत पाना। ये तेरे आगे बढ़ने के लिए वो नेचर आपके साथ कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैंने याद दिलाया था कि जब वेस्टीज की निर्माण 2004 में हुई थी, इसके कुछ ही महीने बाद गौतम वाली सर के पिता की डेथ हो गई, मतलब डेथ हो गई। एक कंपनी के मालिक के पिता की डेथ के वक्त उस मालिक के पास अपने पिता के संस्कार कर्म के पैसे नहीं थे, लेकिन वो एक कमिटमेंट कि आज के बाद किसी हिंदुस्तानी की जीवन ऐसी नहीं होगी, आज उस इंसान को 26 कंपनी का मालिक बना के बिठाया हुआ है।
सो अगर आपके जीवन में भी उस एक इंटेंशन के बाद अगर कुछ ऐसा होता है, तो सक्सेस बाय चॉइस आपको ये कहने की कोशिश कर रही है, इसे कहीं मोटे अक्षरों में लिख लेना कि यूनिवर्स आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहता, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इन मेनी मेनी थिंग्स, मैंने लाइफ में जितने तजुर्बे लिए हैं और जितने जितने लोगों को मैंने काउंसलिंग किया, अब तक मैंने तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोगों को काउंसलिंग कर चुका हूँ पिछले 7-8 सालों के अंदर। हर साल हज़ारों लोग की मैं काउंसलिंग करता हूँ, उनसे मिलता हूँ। जब मैं किसी की भी काउंसलिंग करता, मुझे उसके सारे बैकग्राउंड के बारे में पता चलता, तो मेरे पास उन हज़ारों लोगों के जीवन का अनुभव है, और मैं अपने उस अनुभव के साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने देखा है कि जब भी कोई इंसान किसी अपने आक्रामक गोल, अपनी जीवन को किसी एक डायरेक्शन पे कमिटमेंट के साथ लेके जाना चाहता है और उसके साथ कुछ भी होता है, तो मैं उनको पहले कहता हूं कि ये सब अच्छे के लिए हो रहा है, उसे उन्हें इस वक्त समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ ईयर्स आगे जब वो बढ़ते हैं तो मुझे बैक करके फिर कहते हैं कि सर आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर वैसा ना होता तो आज ऐसा ना होता। उस परमेश्वर के घर में कुछ भी गलत नहीं होता। अरबों वर्षों से सूर्य के, माय डियर फ्रेंड्स, चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी ने अपनी घूर्णन गति में 1% भी अंतर नहीं लाई है। क्यों? पृथ्वी की चाल में पिछले अरबों साल में कोई बदलाव हुआ है? बताओ, क्या वो 0.00001% की बदलाव हुई है? नहीं ना, क्योंकि 0.00001% की बदलाव पूरी ग्रेविटी को नष्ट कर सकती है। उसके घर में कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। क्या इस पृथ्वी पे कभी ऑक्सीजन की कमी हुई है? उसके घर में कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। नेचर ने आज तक अपने कंट्रोल की किसी भी चीजों का संतुलन नहीं खोया है। इतिहास गवाह है, लाखों वर्षों की हिस्ट्री उठा के पढ़ लेना। दोस्त, दुनिया जानती है कि मां सीता का अपहरण नहीं होता तो रामायण नहीं लिखी जाती, लेकिन जिस वक्त मां सीता का अपहरण हुआ तो लोगों को लग रहा था कि ये नेचर ने बहुत गलत कर दिया है। लेकिन जब भगवान श्री राम रावण को मार के आए तो पता चला कि दुष्ट रावण की मौत फॉरवर्ड थी, लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन यह होना तय था जो विधि के द्वारा लिखा हुआ था। सो आप जब किसी भी एक इंटेंशन से को सेट कर लें और कहते हैं इफ समथिंग हैपन दैट यू फील इज बैड, रिमेंबर दैट, याद रखना, इट हैपन टू मूव यू फॉरवर्ड, ये हो ही रहा आपको आगे बढ़ाने के लिए। बट कहते हैं योर जॉब इज टू फाइंड द पॉजिटिव देयर, आपका काम क्या है, उस जगह पे क्या पॉजिटिव हो रहा आपके साथ, उसको ढूंढना है। सो इफ यू कांट सी इट एट द मोमेंट, अगर ये आपको इस मोमेंट में दिखाई नहीं भी दे रहा है ना, तब भी आपको ढूंढना है। अब देखिए, मैं जब एक बार एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग कर रहा था तो उससे मैंने पूछा कई लोगों से कि आप मुझे बताओ कि गुस्सा, एंगर अच्छा है या बुरा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिख के देखिए, बुरा है। सभी लोग लिखेंगे बुरा है। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या महात्मा गांधी को गुस्सा नहीं आता तो आप आजाद होते? नहीं। तो अब आप बताओ, महात्मा गांधी के लिए गुस्सा करना अच्छा था या बुरा था? बताइए। अब आप कह रहे हैं अच्छा है। अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप थोड़े सतर्क हो जाएंगे, सर फिर पूछेंगे, जरूर इसमें कुछ ट्विस्ट होगा, लेकिन जो मन में पहली बार आता बताना। अगर मैं आपसे पूछूं कि डरना अच्छा है या बुरा है, बताइए। डर अच्छा है या बुरा है? अब देखिए, कुछ लोग सोचेंगे, अभी अभी
मेघाराम सिंह पहले ही जान गए थे कि सर उल्टा सवाल पूछ रहे हैं, हम ट्विस्ट है एकदम। अच्छा है, डर अच्छा है, सोच के देखिए, डर अच्छा है। अब आप सोचिए, अगर आपको किसी ने डरा दिया और उसकी वजह से आपने वेस्टिज छोड़ दिया, डर अच्छा है या बुरा है? आपको किसी ने कहा कहाँ फालतू फंस गए हो, उसने 5 मिनट डराया और आपने जीवन के सारे सपने जिस बुनियाद पे रखे थे उसने गिव अप कर दिया। अभी देखो टाइप किया बुरा है। अगर स्नेक आपके पास आ जाए और आपको डर ना लगे और उससे खेलने जाओ, अब बताओ डर अच्छा है या बुरा है? अब आप कहेंगे जी डर अच्छा है। तो आपको सबसे पहले समझना क्या है कि आप में से कुछ लोग, अब आप सोचिए आपने किसी चीजों को लेके फाइट किया और वो पूरा नहीं हुआ। आप सोच के देखो, जस्ट ट्राई टू थिंक इट। दुनिया में जितनी भी इंसिडेंट है ना, उन हर इंसिडेंट की पॉजिटिविटीज है। मैं आपको, आप में से कुछ लोगों को अनुभव होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं लड़ाई अच्छा है या बुरा, आप तो सब कहेंगे पक्का बुरा है। बताओ लड़ाई अच्छा है या बुरा? बताओ बताओ, लड़ाई करना अच्छा है या बुरा है? अगर किसी ने अच्छा बोला तो मैं पूछूंगा कैसे, पहले बता देता हूँ। तो अभी आपने लिखा बैड। रवि सर ने, सबने सबने बुरा, क्योंकि लड़ना बुरा है, हम सबको पढ़ाया गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग कपल हैं आप फील करना कि आप प्यार के सबसे ज्यादा रस अगर अपने जीवन में दोबारा कभी महसूस करेंगे तो लड़ाई के बाद ही करेंगे। मतलब आपने अपने शादी के बाद दोबारा कभी आपने जीवन में अति प्यार महसूस किया होगा, तो ठीक उस मोमेंट से पहले आपने बहुत झगड़ा किया होगा। और आप देखिए नयन, तुम राइट क्यों लिख रहे हो, तुम, तेरी शादी हो गई? ये वो लोग समझ सकते हैं जिनकी शादी हुई है। हाँ, गर्लफ्रेंड भी होगी तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप इतने प्यार की फ्रीक्वेंसी कभी महसूस नहीं कर सकते जो झगड़े के तुरंत बाद आती। तुरंत बाद। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आप इन चीजों को समझिए कि अगर आप मेरी तरह अपने माइंड से अवेयर हो जाएं तो आप दुनिया के किसी भी इंसिडेंट और सिचुएशंस में नेगेटिव नहीं होंगे, बल्कि उसमें कुछ सकारात्मक चीजों को ढूंढना सीख लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब जूम मीटिंग के अंदर 160 लोगों ने ज्वाइन किया। आधे रह गए, आधे चले गए। जो चले गए वो अच्छा है या बुरा है? बताओ, जो चले गए वो अच्छा है या बुरा है? बताइए। अभी अखिल सर ने लिखा बुरा है। अगर लोग ना जाएं तो मैं बाकी सेलेक्टेड को कैसे पहचान पाऊंगा कि मुझे काम किन के साथ करना है? बताइए। अगर लोग ना जाएं तो ये जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है ये कैसे पूरी होगी? नहीं हो सकती है। एंड आई विल बी टोटली कंफ्यूज्ड। आज अगर मुझे पूरे साल में 100 लोगों का ही चुनाव करना है या मैं 100 लीडर्स क्रिएट करूंगा तो लोग तो जाएंगे ना। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि आप आज से केवल अपनी इस एटीट्यूड को चेंज करें। केवल एटीट्यूड, देखने का नजरिया केवल आपको बदलना है। और एटीट्यूड की पावर क्या होती है ना, अगर ये पावर समझनी है तो आप एक बार 1983 का वर्ल्ड कप, जिसको इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था, उस वर्ल्ड कप की हिस्ट्री पढ़ लेना बॉस। आपको समझ में आएगा कि एक नजरिए को बदलने से कैसे जीवन बदल जाती है। कपिल देव से पूछा गया था जब वो गए थे खेलने के लिए, क्योंकि 1975 1979 में इंडिया एक भी मैच नहीं जीती थी वर्ल्ड कप की, टोटल मैच में सुपड़ा साफ हो गया था। 1983 में जब कपिल देव से पूछा गया कि इस बार आपकी क्या प्लानिंग है, उन्होंने ये नहीं कहा कि इस बार मैं कुछ अच्छा खेलूंगा, उन्होंने कहा इस बार मेरी प्लानिंग है कि मैं वर्ल्ड कप लेके जाऊंगा। एटीट्यूड। जिसने पिछले 10 वर्षों में एक सिंगल मैच ना जीता हो, उसकी एटीट्यूड देखो। और यहीं पे ये चीजें खत्म नहीं होती। 1983 की वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब इंडिया वापस आई तो वेस्ट इंडीज को इतना बुरा लगा कि वर्ल्ड चैंपियन दो दो बार रहे टीम को दुनिया की सबसे कमजोर टीम ने परास्त किया।
उसने तुरंत बैक टू बैक 5 वनडे सीरीज और 5 टेस्ट सीरीज वेस्ट इंडीज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया में घोषणा करी। और जब वेस्ट इंडीज दोबारा इंडिया खेलने आई ना, मतलब आप समझ के देखो कि जनवरी में आप वर्ल्ड कप जीत के आए हो और वही कंट्री की टीम फिर से फरवरी में खेलने आ रही है और आपको 5 की 5 वनडे सीरीज में बुरी तरह से मात देती है, तो लोग तो हाय तौबा फिर मचाएंगे ना, बोलेंगे सच में इंडिया फ्लूक में जीत गया, इसके पास जीतने वाले कोई गुण नहीं थे। 5 वनडे सीरीज में फिर से वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड चैंपियन इंडिया का सुपड़ा साफ किया वर्ल्ड कप जीतने के 1 महीने के बाद। दो टेस्ट सीरीज में दो टेस्ट सीरीज में एक एक पारी और सैकड़ों रन से इंडिया को मात दिए और पूरे इंडिया में, भारत में भारतीय खिलाड़ी की थू थू होने लगी। लेकिन जब भारत की क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बैठी ना, तो कपिल देव, सुनील गावस्कर जैसे सारे प्लेयर्स को लेके बैठे और उसने कहे कि तुम अपनी मैच की लाइव, जो तेरी मैच हुई थी ना, उसकी रिकॉर्डिंग देख। और उसने बताया कि तुम सब खेल रहे हो बचने के लिए, डिफेंस। उसने कहा चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव। तेरे पास भी शॉट्स हैं, तुम्हें भी मारना आता है, लेकिन तू डर रहा है। उसने जैसे ही डिफेंस से अपने एटीट्यूड को चेंज करके ऑफेंस में लाया ना, बाकी की 2 टेस्ट सीरीज उसने जीती और 1 टेस्ट को ड्रॉ कर लिया। केवल एटीट्यूड बदलने से, सोचने के नजरिए को बदलने से चीजें बदल जाती है बॉस। तो आपको हर जगह पे इस तरीके से अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जिस दिन ये बातें आप जीवन पे अप्लाई करना, जिस दिन ये बातें जीवन पे फील करना, जिस दिन ये बातें जीवन पे समझ में लाना आप सीख लेंगे, उस दिन आपकी जीवन ही पूरी तरह से बदल जाए। तो आपने इस चीज को समझा। कहते दैट माइट बी टफ टू एक्सेप्ट, हो सकता है इस चीजों को एक्सेप्ट करना हमारे लिए टफ हो। सो एट फर्स्ट, सबसे पहले द ट्रूथ इज, सच्चाई क्या है? कहते इट इज एन इनलाइटेंड वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। लव द स्टेटमेंट एंड थैंक्स बॉब प्रॉक्टर फॉर सेइंग इट। कहते इसको एक्सेप्ट करना इनिशियली बहुत टफ है, बट ये ट्रूथ है। और अगर किसी जीवन को आप किसी इनलाइटेंड वे में जीना चाहते हो, तब आपको इस कैरेक्टर को अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। इनलाइटेंड का मतलब क्या है? एक इंसान जब स्वयं की खोज कर ले, स्वयं का खोज करने का मतलब क्या है? जब उसको अच्छे बुरे की समझ आ जाए, माय डियर फ्रेंड्स, जब उसको सच और झूठ का ज्ञान हो जाए, जब उसको दुनिया देखना आ जाए, वो इंसान इनलाइटेंड हो जाता। कहते हैं आप इनलाइटमेंट तभी इंजॉय कर सकते हैं या आप तभी इनलाइटेंड हो सकते हैं, इंजॉय तो बात की बात है, जब आपने अपने जीवन के देखने के इस नजरिए को चेंज किया। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, महाभारत के युद्ध को अगर आप सही से स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि उस युद्ध की पूरी रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने करी थी। और उस भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य अगर उस पूरे महाभारत में कोई थे, तो वो स्वयं अर्जुन थे। और अर्जुन के सबसे प्रिय पुत्र अभिमन्यु की मौत भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। नहीं, आप सोच के देखो कि उस कैरेक्टर में वो अपने प्रिय शिष्य के पुत्र को सबसे पहले उनको बचा के रखना चाहिए था कि ये शिष्य मेरा प्रिय है, इसके पुत्र की रक्षा तो मेरी कर्तव्य है। लेकिन नहीं, जब आप सक्सेस बाय चॉइस के इन लाइन को इस पे अप्लाई करके देखेंगे, आपको चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। वो स्वयं भगवान को पता था कि जयद्रथ जैसे योद्धा को मारने के लिए जिस एंगर और गुस्से और जिस क्रोध और जिस फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, जिस इंटेंसिटी की जरूरत है ना,
जिस तीव्रता की जरूरत है वो तीव्रता अर्जुन में तभी पैदा होगी जब उसके पुत्र की मौत देखेगा, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी उसके किसी और चीजों में पैदा नहीं की जा सकती, इसलिए उन्होंने अभिमन्यु की मौत लिखी। क्यों? क्योंकि तभी तो अर्जुन गुस्से होकर कहा था कि सूर्यास्त से पहले कल मैं जयद्रथ की हत्या करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये गॉड रचित था, लेकिन अगर उस प्रेजेंट टेंस में उससे पूछा जाता अर्जुन से हाउ आर यू फीलिंग, तो वो कहता बैड। वो क्या कहता? बैड। और माय डियर फ्रेंड्स, कहते इफ समथिंग हैपन दैट यू फील इज बैड, रिमेंबर दैट इट हैपन टू मूव यू फॉरवर्ड. So your job is to find the positive there, even if you can't see it at the moment. कहते अगर आप कुछ बुरा महसूस करते हो ना, नेचर ने उसको आपको आगे फॉरवर्ड करने के लिए किया है। आपको बुरा लग रहा है, लेकिन कल जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जब आप लेट गो करना सीखेंगे ना, लेट गो। मैं जब डीप मेडिटेशन की स्टेज में था, और मैं आप में से कई लोगों को बता चुका हूं कि सिंस 2017 टू 2024 7 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन जब मैंने बिल्ड करी, 7 साल से मैं लगातार कर रहा हूं, एंड आई डेवलप 9 मिनट्स जीरो थॉट मेडिटेशन। 7 वर्षों में मैंने जीरो थॉट की मेडिटेशन के टाइम को केवल 9 मिनट तक बढ़ा के ले गए, 9 मिनट। अब हम में से कई लोग आधे घंटे बैठ के मेडिटेशन करते, बट वो होता है कि नहीं होता मेरे को नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे 9 मिनट तक ब्रेन के अंदर एक भी विचार ना आना, कभी करके देखना। दैट इज कॉल्ड जीरो थॉट मेडिटेशन। वैसे तो 1 मिनट में ही सैकड़ों विचार मूव करते हैं, बट बिना किसी विचारों के 9 मिनट रह जाना, 7 साल लग गए दोस्त, 7 साल। लेकिन गौतम बुद्ध निर्विचार अवस्था में कई दिन रह जाते थे, इसीलिए तो वो इनलाइटेंड हुए। तो जीवन की खोज आसान तो नहीं है, लेकिन जीवन की खोज बहुत जरूरी है, और सक्सेस बाय चॉइस आपको उसी खोज के डायरेक्शन में मदद करती है। कहते हैं यू द माइट बी टफ टू एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करना कठिन है, हम जानते हैं कठिन है, लेकिन एट फर्स्ट, कहते सबसे पहले ये जान लेना कि ये ट्रूथ है, और आपके इनलाइटमेंट की यही तरीके हैं। तो बॉब प्रॉक्टर की एक स्टेटमेंट थी, कहते व्हाट इट टेल मी इज दैट आई हैव टू लेट गो एंड ट्रस्ट। वो कहते थे कि मुझे लेट गो करना पड़ेगा और बिलीव करना पड़ेगा। दैट्स लाइफ इट सेल्फ इज टेकिंग मी टू द थिंग आई डिजायर। कहते तभी जीवन मुझे उस रास्ते पे लेके जाएगी जो मुझे चाहिए। सो एंड आई लेट गो, ट्रस्ट एंड गिव थैंक फॉर माई लाइफ। आपको लेट गो करना है, ट्रस्ट करना है, और अपनी जीवन को, आप अपने लाइफ को आपको थैंक यू देना है। जब आप देंगे, आई फील डिफरेंट, मैं अलग अनुभव करता हूं। आई रेडिएंट ए डिफरेंट वाइब्रेशन टू द वर्ल्ड। इस दुनिया के बारे में मेरी जो अनुभूति है ना, वो बदल जाती है। एंड बेटर थिंग एक्सपीरियंस कम्स टू मी, जो अच्छी चीजें हैं और अच्छे अनुभव आने शुरू हो जाते हैं। अगेन द होल सीक्रेट इज इन लर्निंग टू सिंपली लेट गो। ये सारी की सारी सीक्रेट क्या है? ये लर्निंग लेट गो की लर्निंग में है, जब आप लेट गो करना सीखेंगे। आज भी इन द मॉर्निंग्स जब मैं खुद को मैनिफेस्टेशन में लेके जाता हूँ, ग्रैटिट्यूड प्रदान करता हूँ, वो मेरे लाइफ का सबसे खास मोमेंट होता है, जिसको मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ। जब मैं अपनी उस ग्रैटिट्यूड को, अपनी आंखों को, अपने कान को, अपनी उस सारे सेंसेस को, अपनी स्किन, अपनी बोन और अपने बॉडी के हर ऑर्गेन्स को जब मैं ग्रैटिट्यूड देता हूं, तब मुझे इसमें बहुत अपनापन फील होता है। मैं चाह के भी अपनी बॉडी के लिए ग्रेटफुल होने के बाद मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं दे सकता, मैं इसको गुस्सा नहीं दे सकता, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकता। तो जब आप इन चीजों की डीप प्रैक्टिस करेंगे, तब आप इसको समझ पाएंगे कि ये चीजें आपको क्या सिखाना चाहती। सो माय डियर फ्रेंड्स,
अब इन चीजों को ना केवल आपको सीखना है बल्कि आपको समझना है। $1 मिलियन फॉर्मूला है। कहते हैं व्हाट्स द हार्डेस्ट पार्ट टू क्रिएटिंग लाइफ द वे यू वांट इट। आप उस जीवन, उस दिशा में, जिस दिशा में आप जीवन बनाना चाहते हैं, उस दिशा में सबसे हार्डेस्ट पार्ट किन चीजों को क्रिएट करना है। ध्यान से सुनना आंसर, ये आंसर मैंने नहीं लिखा है, ये ग्लोबल रूल है। और जब पहली बार मैं इस ग्लोबल रूल को पढ़ा था ना, तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं इस रूल का अवहेलना कभी नहीं करूंगा। कहते हैं लर्निंग टू स्टॉप फिगरिंग आउट हाउ यू विल गेट व्हाट यू वांट। लर्निंग टू स्टॉप फिगरिंग आउट मतलब आपको 1 लाख रुपए चाहिए, वो 1 लाख रुपए को कैसे फिगर करेंगे, इसके लर्निंग को स्टॉप कर देना जीवन की सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। आपको घर चाहिए, वो घर कैसे मिलेगा, उस लर्निंग को स्टॉप कर देना जीवन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। आपको जो चाहिए उस तक पहुंचने की लर्निंग को स्टॉप, उस फिगरिंग को स्टॉप कर देना जीवन का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। दोस्त, मुझे नहीं पता कि अभी भी आप उस 20 लीडरशिप की इंपॉर्टेंस को कितना समझ रहे हैं। वो तो फिगर आउट है ना आपका कि जब 20 लीडर आएंगे तो 1 लाख आएगा। हाँ, वो फिगर है ना आपका कि जब 20 आएंगे तो 1 लाख आएगा। बट वो 20 कैसे आएगा, इस लर्निंग को स्टॉप कर देना जीवन की सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। आज आपको अगर वो 60 लोग लाने आते तो आप लेके आते ना, लेकिन आपको भी सीखने की जरूरत है ना। 6 नेटवर्क बैलेंस कैसे होगा, मेरे 60 लोग कैसे ट्रिपल टी में आएंगे, मेरी 20 लीडरशिप कैसे बनेंगी, मैं अपने टारगेट कैसे अचीव करूंगा, मैं अपने डाउनलाइंस की गोल कैसे सेट करूंगा, मैं अपनी टीम को कैसे मैनेज करूंगा, मैं अपनी एक एक लीडरशिप को कैसे ग्रोथ दिलवाऊंगा, मैं कैसे ऑल ओवर इंडिया की टीम को बिल्ड करूंगा। ये जो फिगर आउट करना है ना, ये सीखने की कला को बंद कर देना ही आपकी जीवन की सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? जब मैं किसी को कहता हूं आजा आजा एजुकेशन में, कहता इस बार नहीं अगली बार करेंगे, अब उसको सोच के मुझे क्या लगता होगा, आप सोच के देखो। मैं कहता हूं दोस्त ये बात तेरे अब समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तुम 1-2 साल हमारे सेशन करोगे ना, तब समझ में आएगा और तब तुम अपने ही गाल पे थप्पड़ मारोगे कि सच में ये सारी मिस्टेक मैंने करी, ब्लेम किसी और को क्यों कर रहा हूं। और देखिए सबसे अंत में आपको ये सेंटेंस सिखाया जा रहा है और इसके ऊपर लिखा हुआ $1 मिलियन फॉर्मूला। क्वेश्चन है व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट टू क्रिएटिंग लाइफ, को क्रिएट करने का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है जो आप चाहते हैं। लर्निंग टू स्टॉप फिगरिंग आउट। अब ये केवल आपके पैसे के डायरेक्शन में है नहीं, अगर आप एक बेटर रिलेशनशिप चाहते हो तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि बेटर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप उस डायरेक्शन पे ये कला नहीं सीखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप कैसे शानदार होगी, ये लाइफ का सबसे हार्डेस्ट पार्ट किसके लिए होगा, रिलेशनशिप के लिए होगा। फाइनेंस के डायरेक्शंस पे फिगर आउट करना नहीं सीखते हैं या वो सीखना बंद कर देते हैं, वो फाइनेंस के डायरेक्शन में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होगा। हेल्थ के डायरेक्शंस पे फिगर आउट करना बंद कर देते हैं, लर्निंग करना बंद कर देते हैं कि आपका हेल्थ कैसे मेंटेन होगा, वो हेल्थ के डायरेक्शन में सबसे हार्डेस्ट पार्ट होगा। स्पिरिचुअलिटी के डायरेक्शंस पे अगर आप फिगर आउट करना बंद कर दें कि आप स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को बैलेंस करेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सबसे हार्डेस्ट पार्ट होंगी। सोशली खुद को कैसे बैलेंस करना, अगर ये फिगर आउट करने और उसको लर्न करने के आप तरीके बंद कर देंगे, ये आपकी सोशल बैलेंसिंग की सबसे हार्डेस्ट पार्ट होंगी। लर्निंग टू स्टॉप फिगर आउट, ये छोटी सेंटेंस नहीं है दोस्त, और इसको हल्के में मत लेना।
वरना आज आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के आपको कहता हूं कि आप ये काम करो। जब आप इस एंगल से देखेंगे ये बातें आपको समझ में आएंगी। कहते हैं उससे भी हार्डेस्ट पार्ट क्या है पता है? कि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं वो सुन के भी अनसुना करें। इससे ज्यादा और हार्डेस्ट पार्ट कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको इस दुनिया में कोई नहीं संभाल सकता है। वो फिर हाल हो जाएंगी हमारी, पता है क्या? कि जब ट्रेनिंग में एक शख्स जो पीछे आराम से बैठे थे उससे पूछा गया कि जब इतनी शानदार ट्रेनिंग हो रही है, वाई आर यू डूइंग रेस्ट? बोला ये मैं सैकड़ों बार सीख चुका हूं। बोला अच्छा, सैकड़ों बार सीख चुका है तो तेरी जीवन बदली? बोला ये सबसे जीवन नहीं बदलती। बोला मुझे एक सवाल का जवाब दे, तू गाड़ी खरीदा, खराब हुई, कहां जाएगा? बोला वर्कशॉप। बोला दोबारा फिर खराब हुई, अब वही जगह पे? बोला फिर से वर्कशॉप। बोला तिबारा फिर उसी जगह खराब हुई, अब? बोला तब तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। बोला मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट कहां ठीक होगा? बोला वो मैन्युफैक्चरर के पास। बोला तू भी वहीं जाके ठीक होगा, अब तेरे को कोई ट्रेनिंग दुनिया की ठीक नहीं कर सकती है, तू अब वहीं जाके ठीक होगा। अब तेरे को दुनिया की कोई ट्रेनिंग ठीक नहीं कर सकती है। तू ऐसे आराम से भी मत बैठ, मैं तेरी कंपनी को बोल दूंगा तेरी सैलरी ना रोके, तू जा होटल में जाके सो जा, क्योंकि अब तेरे को मैन्युफैक्चरर ही ठीक कर सकता। जिसमें इतनी डिफॉल्ट आ रही है उसको कौन ठीक करे? उसको ठीक करने के लिए हम ट्रेनर जैसे नहीं, मैन्युफैक्चरर केवल ठीक करेगा। तो कुछ लोगों को केवल मैन्युफैक्चरर ठीक कर सकता है बॉस, उसे कोई ठीक नहीं कर सकता है। सो कहते हैं इफ यू ट्राई टू फिगर आउट हाउ यू विल गेट द न्यू कार, अगर आप ये फिगर आउट करना चाहते हैं कि एक नई कार आपको कैसे मिलेगी, और दैट न्यू हाउस, नया घर आपको कैसे मिलेगा, और दैट न्यू रिलेशनशिप, नई रिलेशनशिप कैसे मिलेगी, कहते हैं यू विल लिमिट योर सेल्फ टू व्हाट योर ईगो कैन सी एंड डू, आई एक्सप्लेन। कहते आप लिमिट करेंगे खुद को जब आपका ईगो इसे देखेगा। ईगो मतलब, ईगो मतलब ईगो मतलब घमंड नहीं, तेरी बुद्धि। आप जब, सर मेरे को 6 नेटवर्क पे 20 लोग लीडर बनाने हैं, लेकिन तेरी बुद्धि क्या देख रही है? सर नहीं हो रहा है। सर वो तू नहीं देख रहा, तेरी बुद्धि देख रही है। सर इससे आगे डेटा नहीं बढ़ रहा, तेरी बुद्धि देख रही है। हो तो सब सकता है, बट वो तेरी बुद्धि देख रही है कि नहीं हो रहा है। उसी चीज को इसने यहां पे समझाया है। कहते इफ यू ट्राई टू फिगर आउट हाउ यू विल गेट द न्यू कार, अगर आप ये फिगर आउट करते हैं कि नई कार आपको कैसे मिलेगी, नया घर कैसे मिलेगा, न्यू रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप होगी, आप खुद को लिमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी ईगो देखती है। ये सच नहीं है, ये ईगो देखती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसे कई लीडर्स को जानता हूं जिनने 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक कोई जंप नहीं लिया। क्योंकि जब भी मैं उनसे डिस्कस करता था वो कहते थे सर इस टाइम पे थ्रू दिस टाइप ऑफ डिफिकल्टीज ये नहीं हो सकता। तो वो नहीं देख रहे थे, वो लिमिटेशंस उनकी ईगो देख रही थी। बट सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स 1-1 महीने में 3 गुना जंप लिए। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कहा कि सर करेंगे, इस बार जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने वरी को लेट गो कर दिया। उन्होंने वरी को, देखो अशोक सर हंस रहे हैं, अशोक सर द बेस्ट एग्जाम्पल आप भी हो, बेस्ट एग्जाम्पल आप भी हो। सालों तक नॉन परफॉर्मिंग रहने के बाद लगातार मैं सर से काउंसलिंग करता था तो कहते थे सर इस कारण की वजह से नहीं होगा। वो आप नहीं थे अशोक सर, वो आपकी बुद्धि थी। और जैसे ही थाईलैंड ट्रिप आया, अशोक सर ने नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस करी 1 महीने में, और उसको हासिल कर गए। सर आपको याद है ना,
अब ये सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखा रही कि ये कैसे होता है। सो इन द सेम वे आप सबको ये चीज समझना है कि ये जो एजुकेशन है ना, ये एजुकेशन एकमात्र आपकी हथियार है जिसको आपने चरित्र, क्योंकि शिक्षा को जब संस्कार बनाते हो तभी आपकी जीवन बदलती है। और संस्कार का मतलब है कि शिक्षा के हिसाब से जीवन के हर चरित्र को पहले देखना कि ये शिक्षा के अकॉर्डिंग चरित्र काम कर रही है या शिक्षा के उल्टे दिशा में काम कर रही है। और अगर शिक्षा के उल्टे दिशा में काम कर रही है तो चरित्र को शिक्षा के डायरेक्शंस पे लेके आना, यानी उसको संस्कार बनाना। और अगर ये बनाया तो जीवन बदलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ लोगों से भी मिलाऊंगा जो ऑलरेडी वेस्टीज में कई वर्षों से स्ट्रगल कर रहे थे, वर्षों से। क्यों पता है? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने शिक्षा को लेना शुरू किया, संस्कार बनाया, आज आपको थोड़ा बताएंगे कि कैसे उनकी जीवन अब बदल रही है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा आप सबों की जोरदार ताली से हमारे एक लीडर्स जो बरसों वेस्टीज में फेल्योर रहने के बाद बहुत कमिटेड थे, लेकिन फेल्योर रहने के बाद आज वो सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। सो प्लीज वेलकम मनोज जी। मैं चाहता हूं आप सब मनोज जी के लिए एक जोरदार ताली बजाएं। थोड़ा मनोज जी की जुबानी सुनते हैं। जी, गुड मॉर्निंग।